मुझे इस बात पर गर्व नहीं है कि ब्रेकअप के बाद मैं कितना अकेला हो गया था। मैं 40 साल का हूँ और टेक सेक्टर में काम करता हूँ और यूं कहूँ मैं किसी भी कमरे में रौनक नहीं ला सकता। 5 साल के रिश्ते के खत्म होने के बाद मैं बहुत निराश हो गया था। तभी मैंने टिंडर डाउनलोड किया। मैंने टिंडर का इस्तेमाल सीरियस रिलेशन से कुछ समय के लिए ध्यान हटाने के लिए किया था। और एक दिन मेरी मुलाकात डार्ला से हुई। वो 35 साल की थी, लाल बाल, प्यारी आंखें और एक ऐसी मुस्कान जिसने मुझे मेरे होने का एहसास कराया था। थोड़ी अजीब जरूर थी। उसने बताया कि वो शहर के बाहरी इलाके में एक पुराने फार्म हाउस में रहती है और अपने पैरालाइज दादाजी की देखभाल करती है। वो मजेदार, ईमानदार थी और सच में दिलचस्पी लेती हुई लग रही थी। कुछ कैजुअल डेट्स के बाद उसने मुझे अपने घर रुकने के लिए बुलाया। उसने कहा कि वो मेरे लिए घर का खाना बनाना चाहती है, लेकिन उसे रात में अपने दादाजी को अकेला छोड़ना पसंद नहीं था, इसलिए मैं उसके घर आ जाऊं। मैं एक पल के लिए हिचकिचाया, ये सोचकर कि ये कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन मैं जुड़ाव के लिए तरस रहा था, इसलिए मैंने हामी भर दी। फार्म हाउस जंगल में काफी दूर था। पुराना जरूर लग रहा था, लेकिन नेचर की खूबसूरती से घिरा हुआ था। उसने एक किस और प्यार भरी मुस्कान के साथ मेरा स्वागत किया, फिर मुझे चारों ओर घुमाया। लिविंग रूम पुरानी चीजों से भरा था। रसोई में जड़ी बूटियों और कच्चे मांस की गंध आ रही थी। उसने बताया कि वो स्ट्यू बना रही है, अपने दादाजी का पसंदीदा। तभी मैंने पहली बार कुछ अजीब देखा। काउंटर पर कच्चे मांस के बड़े बड़े टुकड़े रखे हुए थे, ना फ्रिज ना बर्फ। मैंने पूछा कि क्या वो उन्हें रख देगी। नहीं, डॉक्टर ने ऐसे ही बताया है। दरअसल मेरे दादाजी तो पूरी तरह से मांस ही खाते हैं। जैसे जैसे रात हुई, फार्म हाउस में अजीब सा सन्नाटा छा गया। हम सोफे पर बैठे बातें करते रहे, लेकिन मेरी नजर बार बार हॉलवे पर दादाजी के दरवाजे पर जा रही थी। उसने बताया कि उन्हें पैरालिसिस अटैक आया है, वो बोल नहीं सकते और बरसों से बिस्तर से उठे नहीं है। लेकिन मैंने उन्हें एक बार भी नहीं सुना। कोई चरमराहट नहीं, कोई खांसी नहीं, कुछ भी नहीं। लगभग 11 बजे वो उठी और बोली कि उसे अपने दादाजी को सोने के कपड़े पहनाने हैं और उन्हें दवाइयां देनी है। उसके जाने के बाद मुझे बोरियत होने लगी, इसलिए मैं घर में इधर उधर घूमने लगा। मैं बेसमेंट के दरवाजे तक पहुंच गया। जिज्ञासा में मैंने दरवाजा खोला और एक बदबूदार गंध मेरे चेहरे पर लगी। ऐसा लगा जैसे नीचे कुछ मर गया हो। मैंने रोशनी के लिए अपना फोन उठाया और लकड़ी की सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। जैसे ही मैं नीचे उतरा, मेरे घुटने कांपने लगे। वहां दर्जनों जार्स थे, जिनमें कुछ ऐसा भरा था जो इंसानों के अंगों जैसा लग रहा था। उंगलियां, आंखें और मांस के टुकड़े जो बादल जैसे लाल तरल में तैर रहे थे। हड्डियां भरी हुई थी, कुछ पर अभी भी खून और खाल थी, और छत से जंग लगे मांस के कांटों पर इंसानों के धड़ लटक रहे थे। कटे हुए, पसलियां बाहर निकली हुई, एक में अभी भी शादी की अंगूठी थी। मुझे वहीं उल्टी आ गई थी। हे भगवान, मैंने सोचा, ये क्या बकवास है? मैंने खुद को किस मुसीबत में डाल लिया है? अचानक मुझे ऊपर से एक आवाज सुनाई दी। बाथरूम का दरवाजा बंद हो गया। मैं दौड़कर सीढ़ियों से ऊपर गया, बेसमेंट का दरवाजा फिर से बंद किया और ठीक समय पर सोफे पर वापस आकर बैठ गया। डार्ला मुझे देखकर मुस्कुराई। सब ठीक है ना? मैंने जबरदस्ती मुस्कुरा दिया। हाँ, बस पैर फैला रहा था। मेरा दिमाग चीख रहा था, मुझे जल्दी से बाहर निकलना था, लेकिन मैंने देखा कि सामने के दरवाजे पर एक ताला लगा हुआ है और चाबी नजर नहीं आ रही थी। मैं शक नहीं बढ़ाना चाहता था, इसलिए मैंने उसे कहा कि मैं बहुत थक गया हूँ और पूछा कि क्या मैं लेट सकता हूँ। वो मान गई और मुझे हॉलवे में ले गई, जो उसके दादाजी के कमरे ठीक सामने था। उस कमरे का दरवाजा खुला था और मुझे बिस्तर के पास एक छोटी सी खिड़की दिखाई दी। खिड़की इतनी बड़ी थी कि मैं उसमें से चढ़ सकता था, जो शायद मेरे बचने का एकमात्र रास्ता था। उसने मुझे हॉल के उस पार वाले गेस्ट रूम की ओर इशारा किया। मैं 1 मिनट में कंबल लेकर आती हूँ, इसे अपना ही घर समझना। उसके जाते ही मैं दबे पांव दादाजी के कमरे में गया। वहां बहुत अंधेरा था। मैंने फिर से अपना फोन इस्तेमाल किया। कम रोशनी में वो बिस्तर पर लेटे हुए थे। उनका चेहरा छत से लटके एक पर्दे के पीछे छिपा था, जैसे अस्पतालों में होता है। उनके बिस्तर के नीचे प्लेटें रखी थी, जिन पर मक्खियां भिनभिना रही थी। ये सोचकर मेरा खून खौल उठा कि मैं उसी कमरे में हूं जहां एक नरभक्षी है। मैंने उस पर नजर रखी और खिड़की की तरफ बढ़ा। खिड़की पुरानी और सख्त थी, लेकिन मैं बिना ज्यादा आवाज किए उसे इंच इंच करके खोलने में कामयाब रहा। मैं लगभग तैयार ही था कि मुझे बिस्तर से धीमी कर्कश सांसों की आवाज सुनाई दी। मैं वहीं खड़ा रहा। मैंने पीछे मुड़कर देखा और बिना किसी चेतावनी के उस आदमी का सर घूम गया। वो किसी गुड़िया की तरह एक तरफ झुक गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गई और मैं कसम खाता हूं, मैं झूठ नहीं कह रहा, वो मुस्कुराया। कोई हल्की सी मुस्कान नहीं, एक बड़ी टेढ़ी मेढ़ी मुस्कुराहट जो बहुत दूर तक फैली हुई थी। उसके दांत तीखे और गंदे थे, मानो वो इंसानी हद से ज्यादा बढ़ गए हों। मैं घबराकर खिड़की की ओर बाहर निकल गया। नीचे उतरते ही मेरी बाहें खरोच गई। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं बस जंगल से भागता रहा जब तक कि मैं सड़क पर नहीं पहुंच गया। मैं लिफ्ट लेकर एक पेट्रोल पंप पर पहुंच गया, जहां से मैंने पुलिस को फोन किया।
वो उसी रात घर पर छापा मारने आ गए। ये वो हिस्सा है जो मुझे अभी भी समझ नहीं आया। जब वो वहां पहुंचे तो घर खाली था। डारला, दादाजी और उस तहखाने का खौफ सब गायब हो चुका था। उन्होंने कहा कि उस जगह पर सालों से कोई नहीं रहता। उन्होंने मुझे प्रॉपर्टी के रिकॉर्ड दिखाए। आखिरी मालिक रॉय मिलर नाम का एक आदमी था, एक कसाई। 90 के दशक के आखिर में एक फार्म एक्सीडेंट के बाद उन्हें पैरालिसिस हो गया था। 2003 में उनकी मौत हो गई। और डारला, उस प्रॉपर्टी से जुड़े उस नाम के किसी भी इंसान का कोई रिकॉर्ड नहीं था, कोई लाइसेंस नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, कुछ भी नहीं। मैं हर हफ्ते लापता लोगों की खबरें देखने के लिए न्यूज़ देखता हूं और अब मैं डेटिंग ऐप्स का इस्तेमाल नहीं कर सकता। लेकिन कभी कभी रात में मुझे उस घर का सपना आता है और सपने में मैं उस कमरे में वापस आ जाता हूं, उस बूढ़े नरभक्षी की उन चौड़ी बेजान आंखों में घूरता हुआ, और उसके चेहरे पर वो टूटी हुई मुस्कान धीरे धीरे फैल जाती है। ये लगभग 4 महीने पहले हुआ था और अब भी मैं सोने से पहले हर खिड़की को दोबारा चेक करती हूँ। इसकी शुरुआत एक टिंडर मैच से हुई। उसका नाम लियम था। वो एक फोटोग्राफर था, एक आर्टिस्ट जैसा। उसकी प्रोफाइल अट्रैक्टिव ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरों से भरी हुई थी। उन तस्वीरों में ज्यादातर लोग थे, लेकिन जिस तरह से वो उनकी आंखों में भावनाओं को कैद करता था, वो मन को काफी छू जाने वाला था। वो प्यार से बात करता था और हमारी बातचीत दिलचस्प होती थी। वो उन कुछ लड़कों की तरह जिद्दी नहीं था जिनसे मैं पहले टिंडर पर मिली थी। इसलिए जब उसने मुझे अपने घर पर डिनर के लिए बुलाया तो मैंने हाँ कर दी। वो मुझे अपना कुछ अनपब्लिश्ड काम दिखाने के लिए एक्साइटेड था। सच कहूं तो मैं बहुत खुश थी। हाल ही में मेरा एक बुरा ब्रेकअप हुआ था और ये अटेंशन मुझे अच्छी लग रही थी। शनिवार की रात थी। लियम का अपार्टमेंट शहर के बाहर एक शांत बिल्डिंग में था। अंदर का हिस्सा बहुत ही आम था। साफ सफेद दीवारें, बस थोड़ा सा फर्नीचर और हर जगह ढेर सारे काले फ्रेम। जैसे ही मैंने तस्वीरें देखना शुरू किया, मेरे मन में एक अजीब सा एहसास छा गया। वही बात मुझे थोड़ा अजीब लग रही थी। तस्वीरें, दर्जनों तस्वीरें थी, बिल्कुल एक लाइन में। दीवार के हर एक इंच पर एक चेहरा मुझे घूर रहा था। वो आम तस्वीरें नहीं थी, वो पर्सनल लग रही थी। एक लड़की अपने दांत ब्रश कर रही थी, एक आदमी अंधेरी खिड़की से बाहर देख रहा था, एक बच्चा सोफे पर सो रहा था। सब काले सफेद, बेहद साफ और बेहद बेचैन करने वाले, क्योंकि उनमें से कोई भी कैमरे की तरफ नहीं देख रहा था। मुझे याद है कि मैं एक तस्वीर के सामने खड़ी थी। एक औरत अपने बेडरूम जैसी जगह पर कपड़े उतार रही थी। वाह, तुम्हारे मॉडल्स को पोज देना आता है ना? कितना नेचुरल लग रहा है। वो मॉडल्स नहीं है, वो एक आम इंसान है। वो मुस्कुराया, लगभग गर्व से। मैं हंस पड़ी ये सोचकर कि वो मजाक कर रहा है। तो तुमने उनकी तस्वीरें कैसे ली? हाँ, चुपके से ली, खिड़कियों से। सच में ये सबसे अच्छा तरीका है। मेरी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी लहर सी दौड़ गई। उसने हमारे लिए वाइन डाली और पास्ता सर्व किया। मैं अपनी प्लेट में से कुछ कुछ खाती रही। मेरी भूख मर गई थी। बीच बीच में वो मेरे कंधे के ऊपर से ऐसा देखता जैसे रोशनी देख रहा हो। फिर उसने कला के नाम पर अपने ताक झांक वाले व्यवहार को सही ठहराना शुरू कर दिया। देखो, मैं पोज वाली तस्वीरों में यकीन नहीं करता। असली भावनाएं तब होती हैं जब लोगों को पता ही नहीं होता कि उन्हें देखा जा रहा है। तब वो सबसे ज्यादा खुले हुए होते हैं। मैंने पूछा कि क्या वो कभी पकड़ा गया है? एक बार, उसने वाइन की चुस्की लेते हुए कहा। वो नाराज थी, लेकिन मैंने माफी मांग ली और उससे सलाह कर ली। तभी मेरी आत्मा ने मुझे वहां से जाने के लिए कहा। मैंने उसे खाने के लिए शुक्रिया कहा और कहा कि मुझे अब जाना है, लेकिन लियम जल्दी से उठ खड़ा हुआ और सामने दरवाजा रोक दिया। अभी नहीं, इससे पहले तुम जाओ, मैं अपना मास्टरपीस दिखाना चाहता हूँ। मेरा दिल बैठ गया। मैंने प्यार से मुस्कुराकर सर हिलाया, खुशी का नाटक करते हुए। इस बीच मैं कोई बहाना ढूंढने की कोशिश कर रही थी, कुछ ऐसा जिससे जल्दी से वहां से निकल सकूं। जैसे ही वो हॉलवे की ओर मुड़ा, मैंने चुपचाप मेज से एक फोर्क उठाया और अपनी शर्ट में छिपा लिया। वो मुझे हॉलवे के आखिर में एक दरवाजे तक ले गया। चाबी से दरवाजा खोलने से पहले ही मुझे उस दरवाजे के पीछे से कुछ बहुत बुरी बदबू आ रही थी। उस दरवाजे पर लाल रंग की पट्टी पर 200 नंबर लिखा हुआ था। कमरे में हल्की रोशनी थी। वो गंध अब मेरी नाक में घुटन पैदा कर रही थी, मानो किसी सड़ी हुई चीज को केमिकल्स में भिगो दिया गया। जैसे ही दरवाजा चरमराया, मुझे एहसास हुआ कि मैं सेफ नहीं हूँ। कमरे के बीचों बीच एक कुर्सी रखी थी और उस पर एक औरत बैठी हुई थी। पहले तो मुझे लगा कि वो जिंदा है, लेकिन उसकी स्किन सड़ चुकी थी। उसके हाथ पैर सूजे हुए थे, उसका सर झुका हुआ था और उसके चेहरे पर एक भयानक रूखी मुस्कान थी। उसकी आंखें मुझ पर ही टिकी हुई थी। उसकी आंखों की पुतलियां लाल नसों से भरी हुई थी और बहुत चौड़ी हो गई थी। और जब मैंने गौर से देखा तो मुझे उसके मुंह के अंदर हलचल महसूस हुई। एक पल के लिए मुझे लगा कि वो सचमुच जिंदा है,
लेकिन फिर उसका मुंह धीरे धीरे हिला। अचानक उसका जबड़ा खुल गया और कीड़ों के बादल जमीन पर टपकने लगे। छोटे छोटे कीड़े उसके बालों में भी रेंग रहे थे। उसने लाल रंग का स्विम सूट पहना हुआ था, मानो वो किसी बीच पर ही रही हो, लेकिन अब वो किसी पुतले की तरह पोज दे रही थी, किसी ट्रॉफी की तरह रखी हुई। मुझे ऐसा लगा जैसे कि कांटा मेरे हाथ से फिसलकर जमीन पर गिर गया है। लियाम अंदर आया, उसकी आंखें खुशी से चमक रही थी। खूबसूरत है ना? उसने फुसफुसाया। 2 साल पहले मैंने उसे अकेले तैरते हुए देखा। मैंने उसे हफ्तों तक देखा, फिर मैंने कोई कदम उठाया। उसके हाव भाव तो देखो, डर, भरोसा, उलझन, सब हमेशा के लिए जम गया है। मैं सांस नहीं ले पा रही थी, मैं पलके भी नहीं झपका पा रही थी। मेरा दिमाग बार बार मुझे बताने की कोशिश कर रहा था कि ये नकली है, एक घटिया आर्ट है, लेकिन ऐसा नहीं था। वो बदबू असली थी, मक्खियां असली थी, और मेरे बगल में खड़ा पागल आदमी भी। वो बोलता रहा, हंसता रहा, मानो ये उसकी जिंदगी का सबसे अच्छा पल हो। अचानक कुछ और भी भयानक हुआ। मुझे लगता है कि ये सड़न या उस कमरे में आ रही बाहरी हवा की वजह से था, लेकिन उस औरत का आधा चेहरा अचानक उसके सर से अलग हो गया, जिससे उसके नीचे का सड़ा हुआ मांस और खोपड़ी दिखाई देने लगी। मैं चीखी और दरवाजे की तरफ भागी। पीछे से लियम की आवाज गूंजी, अरे रुको, डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इसे ठीक कर दूंगा, मैं इसे चिपका दूंगा, रुको। मुझे लगा था कि तुम मुझे समझ गई हो। मैं दरवाजे से बाहर भागी और सीधे सड़क पर आ गई। मैंने एक जोड़े को गाड़ी चलाते हुए रोका। मैं पागलों की तरह चीख रही थी। उन्होंने पुलिस को बुलाया, जबकि मैं उनकी पिछली सीट पर कांप रही थी। जब पुलिस आई तो मैं उन्हें वापस अपार्टमेंट में ले गई, लेकिन लियम जा चुका था। लेकिन लड़की की लाश, तस्वीरें अभी भी वही थी। मेरा आधा खाया हुआ पास्ता अभी भी मेज पर रखा था। उन्होंने हफ्तों तक ढूंढा, अलर्ट जारी किया और पड़ोसियों से बात की। कोई भी उसे असल में नहीं जानता था। वो वहां सिर्फ कुछ महीने ही रहा था, कैश पेमेंट करता था। मुझे लगता है उसने मुझे अपना झूठा नाम भी बताया था। आज तक वो उसे नहीं ढूंढ पाए हैं। लेकिन असल बात जो मुझे परेशान करती है वो ये है कि सब कुछ होने के लगभग 1 महीने बाद मुझे एक पार्सल मिला। कोई रिटर्न एड्रेस नहीं, अंदर एक ही तस्वीर थी। वो मैं थी, एक कोवर्कर के साथ किसी कैफे में बैठी हुई, और मैं बता सकती थी कि तस्वीर कैफे की खिड़की से बाहर ली गई थी। मैं 19 साल की लड़की हूं और अभी अभी कॉलेज में एडमिशन लिया है, और अब तक मैं एक आम जिंदगी जी रही थी। मुझे मेकअप और हॉरर फिल्में पसंद है, और मैं अक्सर अपने दोस्तों के साथ इनके बारे में मजाक करती हूँ। मैं हाल ही में टिंडर पर गई। उसकी शुरुआत मेरे रूममेट्स के साथ एक मजाक के तौर पर हुई। उन्होंने कहा कि मुझे ढेर सारे मैच मिलेंगे क्योंकि मैं सबसे ज्यादा सुंदर हूँ। मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि मुझे हमेशा से इस तरह के अटेंशन की आदत रही है। जब मैं शॉर्ट्स पहनकर हॉलवे से गुजरती हूँ तो मैंने देखा है कि कुछ लड़के मुझे मुस्कुराते हुए देखते हैं, जबकि कुछ लड़कियां नाराज दिखाई देती हैं। लेकिन जैसे ही मैं टिंडर पर लाइव हुई, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा फोन नोटिफिकेशन से भर जाएगा। मैंने ज्यादातर अजीब लड़कों को नजरअंदाज किया, बस समय बिताने के लिए थोड़ी फ्लर्टिंग की। लेकिन फिर मुझे @devoted_blood यूजरनेम वाले किसी लड़के का मैसेज आया। क्या यह नाम दिलचस्प नहीं है? मुझे लगा कि प्रोफाइल फेक है। उसमें कोई तस्वीर नहीं थी। प्रोफाइल पिक्चर के लिए बस एक काला सफेद गुलाब था। लेकिन पहला मैसेज काफी पोएटिक सा लग रहा था। मैंने तुम्हें देखा, तुम चांद से ज्यादा चमकदार और पाप से ज्यादा काली हो। मैंने आंखें घुमाई, लेकिन मजे मजे में बात शुरू करने का फैसला किया। बढ़िया है, तुम हर लड़की के डीएम में ऐसे लिखते हो? उसने तुरंत जवाब दे दिया, नहीं, सिर्फ तुम। इसके बाद लंबे लंबे मैसेज आने लगे, जुनूनी, मुझे लव लेटर, कविताएं, यहां तक कि ड्राइंग्स भी मिली। पहले तो मैं अपने दोस्तों के साथ इस पर हंसी, इसमें कोई बुराई नहीं थी, कम से कम मुझे तो यही लगा। लेकिन फिर उसने तस्वीरें भेजनी शुरू कर दी, मुड़े हुए कागज पर लिखे नोट जो उसके हिसाब से खून से सने थे। एक पर मेरा नाम बार बार लिखा था, जैसे किसी हॉरर फिल्म में लिखा होता है। एक और नोट में लिखा था कि मैं तुम्हें कभी किसी और का नहीं होने दूंगा। उस समय मैंने उससे अनमैच कर दिया। मुझे लगा कि यह मैसेज किसी गुस्सैल लड़के का है जो खुद को पागल दीवाना दिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन फिर व्हाट्सएप पर मैसेज आने लगे, वही यूजर नेम, वही पोएम्स। एक रात मैं अपने कमरे में लेटी हुई रील देख रही थी। मैं छुट्टियों में घर गई थी और मेरी मॉम काम के सिलसिले से बाहर गई हुई थी। अचानक मुझे फिर से उसके मैसेज आने शुरू हुए। क्या तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे लिए कितना पागल हूं? मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं इस खौफनाक अजनबी को और बढ़ावा देने के मूड में नहीं थी, इसलिए मैंने लिखा, मुझे यकीन है कि तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं है कि अपना चेहरा दिखा सको लूजर। ये बस एक छोटा सा मैसेज था जो उसे परेशान करने के लिए था, जैसे वो असल में कर भी क्या सकता था। 5 मिनट बाद मेरे दरवाजे की घंटी बजी।
रात के करीब 12:30 बज रहे थे। मैं घर पर अकेली थी। मेरा दिल बैठ गया। मैं नीचे गई, जितना हो सके चुप रहने की कोशिश करते हुए, और पीप होल से झांका। मुझे बाहर कोई नहीं दिखाई दिया। मैंने धीरे से दरवाजा खोला। मेरी नजर खाली बरामदे पर घूमी और फिर मैंने नीचे जमीन पर देखा। दरवाजे की चौखट पर एक लाल लिफाफा रखा था। मैंने कांपते हाथों से उसे उठाया। उसमें लोहे और किसी खट्टी चीज की बदबू आ रही थी। जैसे ही मैंने चिट्ठी खोली, डर के मारे मेरी हथेलियां पसीने से तर हो गई। शब्द खून से लिखे थे और उसमें लिखा था, क्या तुम्हें मेरी याद आई? मैंने दरवाजा जोर से बंद कर दिया और सब कुछ बंद कर दिया। 911 डिस्पैचर से बात करते हुए मेरी आवाज टूट रही थी। मैं लगभग रोने ही वाली थी। उसने मुझे शांत करने की कोशिश की और कहा कि जब तक पुलिस वाले ना आ जाएं, मैं लाइन पर ही रहूं। मैं घर के आगे वाले हिस्से से हट गई और सारी लाइटें बंद कर दी, इस उम्मीद में कि बाहर जो भी होगा उसे लगेगा कि मैं घर पर नहीं। लेकिन फिर मुझसे गलती हो गई। मैं पीछे की तरफ बनी खिड़की देखने लगी और वहां सचमुच कोई था। आंगन के बीचों बीच एक आदमी बिना शर्ट के खड़ा था, बिल्कुल सीधा। उसकी नजर बस मेरी खिड़की पर थी। मैं चीख नहीं पा रही थी, मैं हिल भी नहीं पा रही थी। मैं बस सहमी हुई सी देख रही थी। मैंने एक टॉर्च उठाई और उस पर एक रोशनी फेंकी। किरण सबसे पहले उसकी छाती पर लगी और मैंने देखा कि मेरा नाम उसकी स्किन पर गाढ़ा गया था। हर एक अक्षर से ताजे खून की धार बह रही थी। KIARA। ऐसा लग रहा था जैसे ये किसी नोकीली चीज से किया गया हो, जैसे चाकू या कांच से। जैसे मैंने टॉर्च उसके चेहरे पर घुमाई, उसने धीरे से अपना सर उठाया। और वो कोई अजनबी नहीं था, वो मेरी सबसे अच्छे दोस्त के सौतेले डैड एलन थे। वही जो हमें स्कूल ले जाते, जो हमेशा थोड़ा ज्यादा पास खड़े होते और जिसने एक बार मुझसे कहा था, तुम 19 साल से बड़ी लगती हो। वो जिसने एक बार मेरी इंस्टाग्राम सेल्फी पर कमेंट किया था, खूबसूरत, बिल्कुल तुम्हारी मॉम जैसी। मुझे हमेशा से उसमें कुछ गड़बड़ लगती थी, लेकिन मैंने कभी इसकी कल्पना भी नहीं की थी। उसने मुझे एक टेढ़ी, लगभग बच्चों जैसी मुस्कान दी, जैसे उसे अपने लिए गर्व हो रहा। मैंने टॉर्च गिरा दी और जोर जोर से चीखने लगी। मैं भागकर अपने कमरे में गई और कोने में दबक कर 6 साल के बच्चे की तरह रोने लगी। 5 मिनट बाद पुलिस आ गई, लेकिन वो तो पहले ही जा चुका था। उन्होंने आंगन की तलाशी ली और चिट्ठी जब्त कर ली, यहाँ तक कि जंगल की ओर जाते हुए खून से सने पैरों के निशान भी देखे। मैंने उन्हें सारी जानकारी दी, मैसेजेस, यूजर नेम, नोट्स, लेकिन उन्हें @devoted_blood का एलन से कोई संबंध नहीं मिला। उसका नंबर मेरे फोन में नहीं था। टिंडर प्रोफाइल पहले डिलीट हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने सब कुछ मिटा दिया हो। उन्होंने वारंट जारी किया, लेकिन वो गायब हो गया। हैरानी की बात है कि उसने महीनों पहले अपनी नौकरी छोड़ दी थी और मेरी दोस्त और उसकी मॉम को छोड़ दिया था। मेरी दोस्त कभी इसके बारे में बात नहीं करती, वो मेरी आंखों में देख भी नहीं सकती। उसकी मॉम को पूछताछ के लिए ले जाया गया था, लेकिन उन्होंने दावा किया कि उन्हें कुछ नहीं पता। हफ्ते बीत गए और मैं अब भी डर के साए में जी रही हूँ। कुछ रात पहले मैंने अपनी खिड़की पर एक आवाज सुनी। कसम से जब मैंने देखा तो एक परछाई दूर जाती हुई दिखाई दी। अगली सुबह मुझे अपने बरामदे में एक सफेद गुलाब मिला। ये इंसान के खून से लथपथ था और एक नोट से बंधा हुआ था, जिस पर बस इतना लिखा था, खून तो फीका पड़ सकता है, लेकिन मेरा वजूद कभी नहीं मिटेगा। मैं इस हफ्ते उसके खिलाफ रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर ले रही हूँ। मेरी मॉम ने पुलिस को आदेश दिया कि उस आदमी पर नजर रखें और जैसे ही वो दिखाई दे उसे हिरासत में ले लें। मैं सच में उम्मीद करती हूँ कि वो पकड़ा जाए ताकि मैं रात को चैन की नींद सो सकूं।